बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म को खत्म किया था। आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ही चल रहा है हमारे जीओसी का। आज हम उसमें देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उस पर जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आज सारे खत्म कर देंगे। यानी कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वो कैसा भी कार्बोकैटाइन, और उस पर देखेंगे हम लोग फिर पीवाईक्यूज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। हालांकि ये हम वीडियो के दौरान बहुत बार बात कर चुके हैं, बट चूंकि आज हम लोग प्रॉपरली देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था, देखो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी किन किन चीजों से चेक करते हैं। जो भी कार्बोकैटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा वो कार्बोकैटाइन को स्टेबल करेगा। कौन कौन दे सकता है? इलेक्ट्रॉन प्लस आई से मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस एच से मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस आर से मिल सकते हैं। राइट, हमें ये पता है प्लस आई कौन करता है, हमें ये पता है प्लस एच कौन करता है, हमें ये पता है प्लस आर कौन करता है। ये सारी बातें ठीक है। अच्छा, इनमें डोमिनेट कौन करेगा? प्लस आर सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, उसके बाद प्लस एच और उसके बाद प्लस आई, है ना? ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर और बोला था कि अगर कोई पॉजिटिव एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, अगर कोई पॉजिटिव एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव के होने की वजह से एरोमेटिसिटी अगर आ रही है तो वो पॉजिटिव महास्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा? महास्टेबल होगा। क्लियर है? ठीक है, ये एक बात हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं एक मेरे पास ये कार्बोकैटाइन है इस प्रकार, है ना? तो आपको पता है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला जो कार्बोकैटाइन है वो एरोमेटिक है। सही है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे आपके पास एक ये कार्बोकैटाइन है, तो कंपाउंड तो बेटा देखो ये वाला भी एरोमेटिक है, पर इस एरोमेटिसिटी में इस कार्बोकैटाइन का कोई रोल नहीं है। क्यों? कल को मैं अगर ये कार्बोकैटाइन यहां से हटा देता और यहां पर केवल CH3 कर देता, बोलो, तो क्या ये अब रिंग एरोमेटिक नहीं है? अरे बिल्कुल एरोमेटिक है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नो डाउट यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो रिंग के रेजोनेंस की वजह से आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव हटा देता और इस रिंग को इस प्रकार कर देता, तो अब आप समझ चुके हैं कि ये वाला कार्बन जो था वो sp3 हो जाता और ये वाली जो रिंग थी वो नॉन एरोमेटिक हो जाती। इसका मतलब इस रिंग में एरोमेटिसिटी पॉजिटिव की वजह से आई थी, इसलिए यहां पर पॉजिटिव बहुत ज्यादा क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्लियर है? ठीक है। अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव की वजह से कोई रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रही है, तो उसको तो कुछ मत सोचना, हाईली अनस्टेबल बोल देना। क्या बोल दोगे आप? हाईली अनस्टेबल। सही है। चलिए, अब इतना सारा कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, अब ये हम बारी बारी हर क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक है, चलो। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, सब सोचें, सबके आंसर लगाएं, फिर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सबसे पहले आप चेक करिए कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। आपको देखा यहाँ पर बिल्कुल एरोमेटिक है ये रिंग। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो मुझे ये तो पता लग गया कि अगर पॉजिटिव की वजह से एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है तो थर्ड वाला तो सबसे अनस्टेबल है। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट भी एरोमेटिक है और सेकंड भी एरोमेटिक है, यानी कि एरोमेटिक फैक्टर कॉमन हो गया दोनों में। आगे बढ़ो, अब किस पर जाएंगे? रेजोनेंस में। तो मैंने आपको ये वाली पहले करवा चुका हूं ये, कि इसके बनते हैं 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ट्रोपाइलियम कैटाइन है, और इसका साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन के बनते हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर मोर रेजोनेंस, यहाँ पर लेस रेजोनेंस, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला। अब अगले वाले में देखें, अगर आप चारों को देखेंगे तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, कोई एरोमेटिसिटी नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई एरोमेटिसिटी नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई एरोमेटिसिटी नहीं। लेकिन यहां पर देखो पाई बॉन्ड के साथ एक रेजोनेंस है। तो यहां पर एक रेजोनेंस आ गया, तो हो ना हो फोर्थ तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, तो यहां पर है 7 अल्फा एच, यहाँ पर है 3 अल्फा एच। अब ये सब नहीं बता रहा हूँ कैसे आई अल्फा एच, तो ये सब तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव रेजोनेंस, ये सब हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, है ना? तो अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को रिवाइज करिए। अब तो हम 15वें 16वें लेक्चर्स पर हैं, तो ये सब बातें तो नहीं करेंगे, है ना? और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 अल्फा एच है।
तो जितने ज़्यादा अल्फा एच उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो 4 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो दिस विल बी योर आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगेन कहीं पर भी एरोमेटिसिटी नहीं है, कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज दिखी, ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो ब्रिज हेड पर मौजूद है। और मैंने आपको सिखाया था कि ब्रिज हेड पर जो भी कार्बोकैटायन आता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन को sp2 होना पसंद नहीं है। तो सेकंड तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन तो है नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये दोनों हैं, यानी कि 2 अल्फा एच। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो केवल यहाँ पर ही है 3 अल्फा एच, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और ये वाला हाइड्रोजन तो पार्ट लेगा नहीं। तो इसके पास है 3 अल्फा एच। 3 अल्फा एच ज़्यादा स्टेबल करेंगे 2 अल्फा एच से, तो फिर हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा फर्स्ट। 3 1 2, दिस इज योर आंसर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कंसेप्ट समझिए। जैसे जैसे रिंग का साइज घटता है, जैसे जैसे रिंग का साइज घटता है, वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती है। इस बात को रट लीजिए बिल्कुल। क्या? कि जैसे जैसे रिंग का साइज घटेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले तो आप इस बात को रट लीजिए, फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखो, अच्छा, और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, केवल रिंग बनी होनी चाहिए, है ना, तो आप ये वाला फैक्टर लगाओगे। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझो जरा। देखो, आप सभी को पता है कि ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसके अंदर का जो एंगल होता है वो होता है 160, सॉरी, अंदर का जो एंगल होता है वो होता है 60। सही है। अच्छा, पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा एंगल होता है 360 का। तो आप समझ गए कि ये जो बाहर वाला एंगल होगा वो कितने का होगा? 300 डिग्री का। बाहर वाला एंगल जो होगा वो कितने का होगा? 300 डिग्री का। ठीक है। और अगर आप साइक्लो हेक्सेन की बात करो तो अंदर वाला जो एंगल होता है वो लगभग लगभग होता है 120 डिग्री का। तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो होगा 240 डिग्री का। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, वैसे वैसे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, एंगल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे परसेंटेज एस इंक्रीज होता है। और अगर परसेंटेज एस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब नेगेटिव चार्ज बाहर है या अंदर है? तो नेगेटिव चार्ज बाहर है रिंग के, है ना। तो अगर लेट सपोज मैं ऐसे बना दूं, एक नेगेटिव चार्ज इधर और एक नेगेटिव चार्ज इधर, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बाहर मामला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर ज़्यादा एंगल है। यहाँ बाहर मामला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि यहाँ बाहर पर एंगल 240 डिग्री है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी? साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा होगी, साइक्लोहेक्सेन में कम होगी। यही इसका उल्टा कर दो, पॉजिटिव को चाहिए कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव कहाँ स्टेबल होगा? साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन रिंग पर। तो अगर मैं एक ऐसे आगे और बढ़ा दूं, यहाँ पर भी प्लस लगा दूं, तो आप कह सकते हो ये ज़्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है जी, क्लियर है। इस हिसाब से आपको कंसेप्ट लगाना होता है। अगर यही मैं आपसे नेगेटिव की स्टेबिलिटी कहता तो सबसे पहले ये लगाते, फिर ये लगाते, फिर आप ये लगा देते। क्लियर? चलिए, तो 4 क्वेश्चन समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। CH3 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। चलिए, इनमें बताइए स्टेबिलिटी। वीडियो को पॉज करिए, सब में सोचिए कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। आराम से, इत्मीनान से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, बताइए इन क्वेश्चन में कौन ज़्यादा स्टेबल। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp3 कार्बन पर है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 कार्बन पर है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp कार्बन पर है। और जैसे जैसे
परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उसके बाद। क्लियर। अगले वाले में देखिए, हर कार्बोकैटायन से पूछिए वो क्या क्या कर रहा है, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं, एक और बना देता हूं। चलिए अब करिए, सोचिए इसमें। देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो एक रेजोनेंस के साथ इन्वॉल्व है, इसके साथ देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक रेजोनेंस है और इस कार्बोकैटायन के 2 अल्फा एच है। ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो तो एंटी एरोमेटिक है, सही है। ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो पहले इसके साथ रेजोनेंस में, इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो पहले यहाँ पर आएगा, फिर जैसे ही यहाँ आएगा तो इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 2 रेजोनेंस है और इसके पास अभी 2 अल्फा एच है। यहाँ पर देखिए ये तो एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, ये एंटी एरोमेटिक के साथ साथ 3 अल्फा एच लेके घूम रहा है अपने पास, ये भी देखते रहना। इधर आइए, ये ना तो रेजोनेंस में है ना ही किसी एरोमेटिसिटी में है, इसके पास केवल एक अल्फा एच है। चलो हमने लिख लिया सब कुछ, ठीक है ना। अब बस आपको टिक लगाना है कि कैसे क्या होगा। तो देख लीजिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें है, थर्ड में, तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, बोलो भाई, ठीक है। फिर उसके बाद एक रेजोनेंस वाला फर्स्ट है, तो फर्स्ट आ गया उसके बाद, बोलो भाई, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ आ गया, क्योंकि उसमें कोई भी एंटी एरोमेटिसिटी नहीं है। अब ये दोनों एंटी एरोमेटिक है, लेकिन दोनों में ही एंटी एरोमेटिसिटी तो कॉमन, लेकिन इसके पास 3 अल्फा एच एक्स्ट्रा फैक्टर है स्टेबल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है स्टेबल करने के लिए। तो आप फिर कौन सा लगाओगे, सेकंड, और उसके बाद कौन सा लगाओगे, फोर्थ। अब किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पर 3 अल्फा एच थे, यहाँ एक अल्फा एच था, इसको पहले क्यों नहीं रखा, फिफ्थ को पहले क्यों रख दिया। बेटा सबसे बड़ा फैक्टर देखो, सेकंड वाले में बड़ा फैक्टर एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो गया। हम बड़े फैक्टर के हिसाब से स्टेबिलिटी निकालते हैं हमेशा, या अनस्टेबिलिटी निकालते हैं। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बतानी है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। चलिए, इन सब में आपको बताना है भाई कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो सब में सोचिए आराम से। चलिए, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। सही। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके एक काम कर लीजिए कि हर कार्बोकैटायन के पास लिखिए क्या क्या है। तो देखो, अगर आप पहले वाले कार्बोकैटायन को देखोगे तो पहले वाले कार्बोकैटायन के पास आपको 2 अल्फा एच दिख रहे हैं, बोलो भाई, 2 अल्फा एच है और NO2 का माइनस आई है, सही है। अगर आप इस पॉजिटिव के पास देखो तो अगेन 2 अल्फा एच है और NH2 का माइनस आई है। अगर इसके पास देखोगे तो 2 अल्फा एच है और CH3 का प्लस आई है ना। अगर आप इसको देखोगे तो 2 अल्फा एच है और OH का माइनस आई है। इसके पास देखोगे तो NH2 का प्लस R है या प्लस M है, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, तो यहाँ पर मिल गया इसको प्लस R। यहाँ पर भी इसको ऑक्सीजन का क्या मिला, प्लस R, और साथ में 3 अल्फा एच भी है, ठीक है। यहाँ पर NO2 क्या करेगा, माइनस R करता है NO2, तो यहाँ पर माइनस R है। यहाँ पर प्लस R है OH का, और यहाँ पर OH का प्लस R होने के साथ साथ 3 अल्फा एच भी है, सही है। अब पॉजिटिव को वो स्टेबल करता है जो इलेक्ट्रॉन प्लस R या प्लस M से दे।
तो अब ध्यान से देखिए प्लस आर आपको किस में दिख रहा है। प्लस आर आपको दिखा एक तो फिफ्थ में, एक सिक्स में, एक 8 में और एक 9 में, यानी कि ई एफ एच और आई में आपको प्लस आर दिख रहा है। सही है। अच्छा, ज्यादा प्लस आर किसका? NH2 का प्लस आर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ई। उसके बाद किसका प्लस आर होता है? OH का या OR का। देखो यहाँ पर जो ग्रुप है वो OCH3 है, यानी कि OR ग्रुप है देने के लिए, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप है। OH का प्लस एम OR से ज्यादा होता है। ध्यान से देख लीजिए, जाइए पीछे सीरीज में और प्लस आर और माइनस आर की सीरीज देखिए, वहां साफ साफ लिखवाया गया है OH का प्लस आर OR के प्लस आर से ज्यादा होता है, लेकिन OR का माइनस आई OH के माइनस आई से ज्यादा होता है। वो सब मैंने आपको रीजन समझा रखे हैं। तो E के बाद E आ गया सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएंगे H और I, और H और I में भी अगर आप ध्यान से देखें तो I में प्लस M के साथ साथ 3 अल्फा H और है, तो उसके बाद आएगा H और उसके बाद आएगा F। चलो इतना तो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो माइनस आर कर रहा है, तो माइनस आर करने की वजह से ये तो हाईली अनस्टेबल कर रहा है, तो जी तो सबसे लास्ट में कर दो, इसमें कुछ मत सोचो। अब देखो 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच और 2 अल्फा एच सब में कॉमन है, तो जो ज्यादा देगा वो ज्यादा स्टेबल, जो कम खींचेगा वो और ज्यादा स्टेबल। ठीक है। तो अगर आप देखें सी में आपको प्लस आई दिख रहा है, तो सी उसके बाद होगा स्टेबल। अब देखिए यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है और यहाँ भी माइनस आई है, तो जो कम माइनस आई लगाएगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। कम माइनस आई कौन लगाएगा? NH2। उसके बाद कौन लगाएगा? OH। और उसके बाद कौन लगाएगा? NO2। ये हो गई आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। क्लियर? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली पॉजिटिव जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली पॉजिटिव जुड़ा हो, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, अगर यहां पर कोई ग्रुप लगा है, यहां पर कोई ग्रुप लगा है और यहां पर कोई ग्रुप लगा है, तो वो कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे उसको ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर जो ग्रुप लगा होगा वो प्लस आर भी कर सकता है, माइनस आर भी कर सकता है, प्लस एच भी कर सकता है, माइनस एच भी कर सकता है, प्लस आई भी कर सकता है और माइनस आई भी कर सकता है। सेम जो यहां पर जितने ये 6 इफेक्ट बोले, सेम 6 के 6 इफेक्ट यहां पर भी लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन वैलिड होते हैं। अब ये नई बात है, इसको समझते रहिए। लेकिन मेटा पोजीशन पर, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर केवल और केवल माइनस आई और प्लस आई ऑपरेट होते हैं, यानी कि आर और एच ऑपरेट नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आर कौन कौन सी ग्रुप लगाते हैं? प्लस आर और माइनस आर, इसकी पूरी सीरीज आपको लिखवाई जा चुकी है। एक जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो वो लगाता है प्लस आर, और अगर किसी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर वेकेंट ऑर्बिटल है या फिर वो जी ग्रुप जो है वो किसी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब, तो ये क्या लगाते हैं? माइनस आर। सही है। प्लस एच कौन लगाता है? प्लस एच लगाते हैं अल्काइल ग्रुप। एक सेकेंड। ठीक है। देखिए प्लस एच लगाते हैं आपके अल्काइल ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप। ये क्या लगाएंगे? आपके प्लस एच। ठीक है ना। और उसमें भी आपको ये देखना होगा जितना ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा क्या लगेगा? आपका प्लस एच। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माइनस आर नहीं लिखा हुआ, ये आर मतलब एल्काइल है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 का प्लस एच सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद अगर C2H5 है तो उससे कम, है ना, क्योंकि इसके पास एक दो ही अल्फा एच है। उसके बाद अगर ऐसा ग्रुप है तो उसके पास केवल एक ही अल्फा एच है, और उसके बाद अगर ऐसा ग्रुप है तो ये इसके पास तो कोई एच ही नहीं है, तो ये कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाएगा। सही है। इसी प्रकार से CH3 का प्लस एच ज़्यादा होता है, CD3 का कम होता है और CT3 का और भी कम होता है। ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं।
अगर मैं माइनस एच की बात करूं तो माइनस एच केवल एक ही टाइप के ग्रुप लगाते हैं, दैट इज CH3। बस इसको रट लीजिए, लर्न। माइनस एच कौन से ग्रुप लगाते हैं? CH3। CH3 यानी कि CI3 सबसे ज्यादा लगाएगा, फिर CBr3, उसके बाद CCl3। बस ये 3 ग्रुप लगाते हैं आपके माइनस एच, उसमें भी CI3 सबसे ज्यादा, फिर CBr3 और फिर CCl3। क्लियर है? और प्लस आई और माइनस आई तो आपको पता ही है। तो ये था आपका कंसेप्ट। अब इस पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको मजा आएगा। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर प्लस चार्ज है, एक बार मैंने यहाँ पे OCH3 लगाया, ठीक है ना, बाकी सब जगह H ही लगा हुआ है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूं चाहे ना करूं कोई मतलब नहीं है, तो नहीं करता हूं। एक बार मैंने पॉजिटिव इधर लगाया और मेटा पर लगा दिया OCH3, और एक बार मैंने पॉजिटिव इधर लगाया और पैरा पर लगा दिया क्या? OCH3। यहाँ पर प्लस और पैरा पर लगा देता हूं मैं क्या? OCH3। और सब में आपको क्या करनी है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालनी है कि पैरा पर ज्यादा स्टेबल है, मेटा पर ज्यादा स्टेबल है, कि जब मैंने ऑर्थो पर OCH3 लगाया तब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब आप बारी बारी हर OCH3 से पूछिए कि वो क्या क्या कर रहा है, आपको आंसर खुद मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस OCH3 से पूछोगे तो ये OCH3 कह रहा है कि मैं ऑर्थो पोजीशन पर बैठा हुआ हूं, तो मैं प्लस आर कर रहा हूं और मैं माइनस आई करता हूं। ठीक है ना, क्योंकि ये OR ग्रुप है, OR ग्रुप प्लस आर करते हैं और माइनस आई करते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर है तो केवल और केवल माइनस आई करेगा। यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर है तो प्लस आर भी करेगा और माइनस आई भी करेगा। सही है। अच्छा, पॉजिटिव को चाहिए कि उसको कोई देने वाला ग्रुप मिले, तो प्लस आर से दे रहा है, अच्छी बात है, स्टेबल करेगा। माइनस आई से खींच रहा है, अनस्टेबल करेगा। बोलो भाई इतना ठीक है? तो अब देखो बड़ा ग्रुप कौन सा है? आर ग्रुप। तो नो डाउट ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन जब मेटा पर लगेगा तो सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब OCH3 जब मेटा पर लगाए तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ऑर्थो और पैरा पर रेजोनेंस से बराबर स्टेबल कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अगर OCH3 पास लगा हुआ है तो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, दूर लगा है तो कम माइनस आई लगाएगा। पॉजिटिव को कम माइनस आई चाहिए, तो इसलिए थर्ड ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट कम स्टेबल। तो 312 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट था। अब चलिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको सोचना है, मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एक बार ले लेते हैं NO2। NO2 को भी लगाते हैं हर जगह पर। चलिए ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर OCH3 लिया ना, तो मैंने आपको एक पूरी कैटेगरी करवा दी ऐसे ग्रुप की जो प्लस आर करते हैं और माइनस आई करते हैं। उसमें अगर ऐसे कोई भी ग्रुप हो प्लस आर और माइनस आई वाले, ऐसे लगभग लगभग 15 से 16 ग्रुप मैंने आपको लिखवाए थे जो प्लस आर और माइनस आई दोनों की सीरीज में कॉमन थे। आप चेक करिएगा। तो अब आपके वो 16 के 16 ग्रुप हो गए एक साथ, है ना। तो उसका कॉमन आंसर क्या हो गया? 312, यानी कि सबसे ज्यादा पैरा, फिर उसके बाद ऑर्थो, फिर उसके बाद मेटा। ठीक है, अब हम ऐसा ग्रुप देखने जा रहे हैं जो माइनस आर करता है और माइनस आई करता है। तो मेटा पर केवल माइनस आई करेगा और पैरा पर माइनस आर भी करेगा और माइनस आई भी करेगा। तो अब ध्यान से समझिए, अगर NO2 माइनस आर कर रहा है और माइनस आई कर रहा है तो NO2 नेट नेट खींच रहा है। पॉजिटिव को खींचने वाले पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन खींच तो रहा है वो, अच्छी बात है। तो जहां कम खींचेगा वहां ज्यादा स्टेबल करेगा। आपको दिख रहा है मेटा पर जो NO2 है वो केवल माइनस आई से खींच रहा है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर वो माइनस आर से खींच रहा है। तो ज्यादा कहाँ खींचेगा? ऑर्थो और पैरा पर। कम कहाँ खींचेगा? मेटा पर। तो अब की बार मेटा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखिए माइनस आर से तो बराबर ही खींच रहा है पहले और तीसरे में, माइनस आई से ज्यादा खींचेगा। कहाँ ज्यादा खींचेगा? यहाँ ज्यादा खींचेगा, यहाँ कम खींचेगा। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? थर्ड में ज्यादा स्टेबल होगा। तो 231। तो उल्टा भी नहीं कर देना। कुछ लोग कह देते हैं देखो जो प्लस आर से आंसर आया वही माइनस आर का उल्टा कर दो, तो 213 होना चाहिए था, पर आंसर 213 नहीं, आंसर 231 है। क्लियर है? तो एक हो गया प्लस आर माइनस आई वाला, एक हो गया माइनस आर माइनस आई वाला। चलिए अब तीसरे कैटेगरी पर चलते हैं। तीसरी कैटेगरी में देखिए भाई,
तो यहाँ पर लगा दिया CH2+, यहाँ पर लगा दिया CH3। फिर से देखिए CH2+, CH3। फिर से देखिए CH2+, और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3। चलिए इसमें वीडियो को पॉज करिए और सोचिए आंसर क्या होगा। तब तक एक दो क्वेश्चन आपको और देता हूँ मैं। सब में आपको सोचना है कि कैसे कैसे आप आंसर लगाएंगे। चलिए दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, दोनों में आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लगानी है। तो देखिए अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप है। अभी मैंने बताया अल्काइल ग्रुप प्लस R करते हैं, सॉरी प्लस H करते हैं और प्लस I करते हैं। ये मेटा पर है तो केवल और केवल प्लस I करेगा, और यहाँ पर पैरा पर है तो प्लस H भी करेगा और प्लस I भी करेगा। ठीक है, देने वाले ज़्यादा स्टेबल करते हैं, प्लस H से ज़्यादा देगा, प्लस I से कम देगा, तो नो डाउट सेकंड तो सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर केवल प्लस I से दे रहा है। पहले और तीसरे में प्लस H से बराबर देगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो अगर आप इंडक्टिव से देखें तो यहाँ पर पास लगाए तो ज़्यादा देगा, यहाँ दूर लगाए तो कम देगा, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर उसके बाद थर्ड हुआ, फिर उसके बाद सेकंड हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हर कोई ग्रुप पैरा पर लगाए। ठीक है, तो यानी कि पैरा पर वो प्लस H भी शो करेगा और प्लस I भी शो करेगा, इतना ठीक है। अब देखिए ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पर 3 अल्फा H है, ध्यान से देख लीजिए आराम से। यहाँ पर 2 ही अल्फा H है, यहाँ पर एक ही अल्फा H है, और यहाँ पर 0 अल्फा H है, कोई अल्फा H ही नहीं है। जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतना ज़्यादा प्लस H होगा, और प्लस H से इलेक्ट्रॉन पुश होंगे और कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये और भी कम स्टेबल है। सही है, ये आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब यही चीज़ अगर मैं सारे ग्रुप ऑर्थो पर भी लगा देता तो भी आंसर सेम ही होता। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पर भी तो प्लस H ही लगता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स भी ले लेता हूँ। जैसे अगर मैंने एक ले लिया CH2+, और उसमें एक तरफ लगा दिया मैंने CH3, एक बार मैंने ले लिया CH2+, उस पर मैंने लगा दिया CD3, और एक बार मैंने ले लिया CH2+, उसमें मैंने लगा दिया CT3। इसमें आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। देखिए ये सभी ग्रुप एल्काइल ग्रुप हैं, और एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था प्लस H और प्लस I दोनों करते हैं। तो बेटा अगर मैं प्लस H की बात करूं तो प्लस H जो होता है वो CH3 का ज़्यादा, CD3 का कम, और CT3 का और भी कम होता है। लेकिन अगर मैं प्लस I की बात करूं तो प्लस I CT3 का ज़्यादा होता है, CD3 का कम होता है, और CH3 का कम होता है। लेकिन मुझे प्लस I को देखना ही नहीं है क्योंकि प्लस H बड़ा इफेक्ट होता है। तो प्लस H के हिसाब से CH3 का प्लस H ज़्यादा, तो ये ज़्यादा देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करेगा, ज़्यादा प्लस को स्टेबल करेगा। CD3 कम करेगा, CT3 और भी कम करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन में CH2+, यहाँ पर लगाए ये वाला ग्रुप, CH2+, यहाँ पर लगाए ये वाला ग्रुप, CH2+, यहाँ पर ये ग्रुप, और CH2+, यहाँ पर ये वाला ग्रुप। अगेन आपको क्या बतानी है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। देखिए जब पैरा पर लगा था तो प्लस H प्लस I दोनों हो रहे थे, ऑर्थो पर लगते ये वाले ग्रुप तो भी प्लस H और प्लस I दोनों होते। उनका इफेक्ट, उनका जो आंसर था वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब की बार जो ग्रुप लगे हैं वो कहाँ लगे हैं? मेटा पर। और मेटा पर आप सभी को पता है प्लस H नहीं होता, केवल और केवल क्या ऑपरेट होता है? प्लस I। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस I सीरीज में आपको साफ साफ लिखवाया गया है कि 3 डिग्री वाले कार्बन का प्लस I सबसे ज़्यादा होता है,
उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद CH3 नॉर्मल। तो ये नॉर्मल CH3 है, ये 1 डिग्री है। अगर मैं इस पूरे ग्रुप के हिसाब से देखूँ, वैसे तो 2 डिग्री है, पर अगर इसके हिसाब से देखूँ तो इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला। एज डिग्री इंक्रीज प्लस आई इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग देने वाले हैं, यहाँ पर 2 ही लोग दे रहे हैं, यहाँ पर 1 ही लोग दे रहा है, यहाँ पर 1 भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसके हिसाब से स्टेबिलिटी क्या होगी, 4 3 2 और 1। लेकिन अगर यही ग्रुप सारे ऑर्थो पर लगे होते या सारे पैरा पर लगे होते तो आंसर क्या हो जाता, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि पैरा पर और ऑर्थो पर क्या डोमिनेट करता है, प्लस एच इफेक्ट ओवर प्लस आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए आप। पीएच CH2 प्लस, चलिए इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक ही रेजोनेंस है, लेकिन फिनाइल रिंग के साथ इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। मोर रेजोनेंस है, मोर स्टेबिलिटी। सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर मैं आपके सामने ले लूं PHCH2 प्लस, क्या ले लूं, PHCH2 प्लस, अगर ऐसा लिखा हो तभी, इसके अलावा कुछ और लिखा हो तो अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से लिखा हो और एक लिखा हो C प्लस CH3 CH3 CH3, ये क्या हो गया आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटाइन, बोलो भाई। और ये क्या है आपका, बेंजाइल कैटाइन। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन 9 अल्फा एच है। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, इसको आपको रट लेना है। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कैटाइन से। ये लर्न लर्न लर्न, वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, लगभग हर साल ये नीट में दस्तक देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए कुछ लोग एक्स्ट्रा बुद्धि चलाते हैं, क्या कि सर ने बताया था बेंजाइल कैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, सॉरी बेंजाइल कैटाइन कम स्टेबल होता है। तो अगर कल को ये वाला क्वेश्चन आया तो मैं इसमें ये लगा दूंगा, गलत, यहाँ पर यही है। क्यों? क्योंकि बेटा बेंजाइल कैटाइन नहीं है यहाँ पर, नो डाउट बेंजाइल कैटाइन की वजह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्स्ट्रा में देखिए 3 अल्फा एच इधर और 3 अल्फा एच इधर, 6 अल्फा एच भी तो आ गए। तो अगर केवल प्योर प्योर PHCH2 प्लस लिखा हो और टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन इस तरीके से लिखा हो तो आपको इसको ज़्यादा स्टेबल लगाना है, अदरवाइज हर केस में आप इसी को मोर स्टेबल बोलोगे, अदरवाइज हर केस में आप इसी वाले कैटाइन को मोर स्टेबल बोलोगे। ठीक है ना। और यहाँ पर ये बेंजाइल कैटाइन नहीं था, उसके ऊपर ये 2 और ये 2, ये इधर 3 अल्फा एच और इधर 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच और थे। क्लियर? तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर ली जाए। अगर आपके सामने PHC प्लस PH एक ये है, एक है PHCH प्लस PH और एक है PHCH2 प्लस। आपको बताएं इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पर एक ही फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है, यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है और यहाँ पर तो 3 फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। क्लियर है जी? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन को मिक्स कर देता हूँ, अभी तक जितना सीखा, और उसके बाद आपको स्टेबिलिटी लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है एक बार CH2 प्लस, एक बार मैंने लगा दिया CH3, CH2 प्लस, एक बार मैंने लगा दिया NO2, CH2 प्लस, एक बार लगा दिया CN,
CH2 प्लस एक बार लगा दिया CH3, CH2 प्लस एक बार लगा दिया OH, CH2 प्लस एक बार लगा दिया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, CH2 प्लस एक बार लगा दिया OH, OH हो चुका है ना, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको, OH पैरा की जगह आप मेटा पर लगा लीजिए, OH एक बार लगाया CH2 प्लस और COOH, और एक बार ले लीजिए केवल और केवल CH2 प्लस। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर COOH की जगह आप कर लीजिए इधर कर लो, ये। चलो वीडियो को पॉज करिए, ये आपके पास कुछ कार्बोकैटाइंस हैं, इनकी स्टेबिलिटी आपको लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बोकैटाइन आपके सामने दे रखे हैं, आपको इन सबको क्या करना है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कौन सा ग्रुप क्या क्या कर रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो ये प्लस आई कर रहा है, ये माइनस आर माइनस आई कर रहा है, ये भी माइनस आर माइनस आई कर रहा है, ये प्लस एच और प्लस आई दे रहा है, ये प्लस आर और माइनस आई दे रहा है, ये केवल और केवल प्लस आई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके पास अल्फा एच नहीं है प्लस एच करने के लिए, ये माइनस आई कर रहा है, ये प्लस आई कर रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन दे कौन कौन रहा है, आपको साफ साफ दिखेगा इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 8 में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 5 में मिल रहा है प्लस आर से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 5। 4 में मिल रहा है प्लस एच से, तो उसके बाद स्टेबल हुआ 4। 6 में अगर आप देखेंगे तो प्लस आई से मिल रहा है और 8th में भी प्लस आई से मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 8th में प्लस आई वाला पास लगा है, 6 में प्लस आई वाला दूर लगा है, 8th में ज़्यादा मिलेगा 6 में कम मिलेगा। सही है। 9th में कुछ नहीं हो रहा, ना स्टेबल हो रहा ना अनस्टेबल हो रहा, तो फिर 9th आ गया। अच्छा एक सेकंड, फर्स्ट में भी तो प्लस आई है, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट में भी प्लस आई है, तो अब यहाँ पर रुको जरा, देखो तीन तीन जगह प्लस आई है, एक यहाँ पर भी प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस आई है और यहाँ पर भी प्लस आई है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे DNP रूल। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो डिस्टेंस के हिसाब से 8th और 1 जीत गए, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से 8th और 1 जीत गए क्योंकि 8 और 1 में डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है मतलब, है ना, पास पास है। नंबर तो सेम ही है। पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर में ये वाला ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ये वाला ग्रुप वीक करता है। तो उसके बाद आएगा 8, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, ये रहेगा ऑर्डर। फिर उसके बाद देखिए अब सेकंड और थर्ड में माइनस आर से खींच रहे हैं और 7 में माइनस आई से खींच रहे हैं, तो 7 में कम खींचेंगे। फिर NO2 और CN में CN का माइनस आर कम, NO2 का ज़्यादा, तो कम खींचेगा CN, ज़्यादा खींचेगा NO2। दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप आंसर लगाएंगे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी लगानी है आपको। एक ये है आपके पास, एक ये है आपके पास और एक ये है। इन तीनों में आपको बताना है कौन सा कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। तो देखिए यहाँ पर केवल 2 अल्फा एच हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस आर मिल रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लस आर मिल रहा है। तो नाइट्रोजन का प्लस आर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड, फिर थर्ड और फिर उसके बाद फर्स्ट।
231, दिस विल बी योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है। किसकी स्टेबिलिटी बतानी है? पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है। इत्मीनान से सोचिएगा और बताइएगा। चलिए ये है आपका प्रश्न, आराम से सोचिए कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए आप सभी को पहले तो ये पता है, सबसे इसमें तो मेटा ऑर्थो पैरा कुछ मत करना क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है। पहली गलती तो ये, लोग इसमें मेटा ऑर्थो पैरा पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, बेहुदा बातें हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है। मेटा ऑर्थो पैरा केवल बेंजीन रिंग में चलता है, पहली चीज, ठीक है। चलो अगली बात देखिए, अगली बात अगर आप देखें तो यहाँ पर NO2 क्या कर रहा है, हर जगह माइनस आर ही करता है NO2, तो पॉजिटिव को कभी भी माइनस आर के बगल में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर NO2 के बगल में बैठा है पॉजिटिव, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस डबल बॉन्ड का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करवाऊं, तो रेजोनेंस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज किधर पहुंच जाएगा, पहले वाले मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आपका NO2 के बगल में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले में NO2 के बगल में पहुंच रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा इधर भी देखिए, अगर यहाँ से रेजोनेंस करवाऊं तो यहाँ पहुंचेगा, फिर एक और रेजोनेंस करवाऊं तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड वाले मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव चार्ज NO2 के बगल में पहुंच जा रहा है रेजोनेंस करने के बाद। लेकिन अगर आप फोर्थ मॉलिक्यूल देखोगे तो फोर्थ मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये इधर पॉजिटिव आएगा एक बार इधर, और फिर से अगर आप रेजोनेंस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा इधर। यानी कि फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव जो है वो NO2 के बगल में पहुंचे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो गया, फोर्थ। कंसेप्ट हमने क्या लगाया कि या तो NO2 अगर मतलब अगर पॉजिटिव NO2 के बगल में है या किसी भी माइनस आर वाले ग्रुप के बगल में है या रेजोनेंस करके बगल में पहुंच रहा है तो वो अनस्टेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ना तो वो बगल में है ना रेजोनेंस करके कभी बगल में पहुंच रहा, तो वो कभी भी अनस्टेबल नहीं होगा। तो फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें पता लगाना है कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल। तो बड़े ध्यान से देखिए, देखो अगर आप सेकंड में देखोगे तो सेकंड में तो बगल में बैठा ही हुआ है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब मैं थर्ड और फर्स्ट में कैसे कंपेयर करूं, तो वो आप समझिए जरा ध्यान से। देखिए अगर आप फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखें और अगर आप थर्ड वाले मॉलिक्यूल में देखें, ये अब थोड़ी समझने वाली बात होगी, इसको ध्यान से समझिए। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसने यहां पर इधर रेजोनेंस किया, सही है, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, बोलो ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस NO2 के माइनस आर से क्या हो रहा है, अनस्टेबल, है ना, ठीक है। लेकिन इस पाई बॉन्ड के रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबल, क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लग रहा है, ध्यान से देखो। ये NO2 मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बोकैटायन को इधर लेके आएगा, ये वाला इधर लेकर जाएगा, और फिर NO2 खींच लेगा इसको। यानी कि यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ से चल रहा है, यानी कि ये NO2 जो है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है ना, यानी कि हर तरीके से ये इस पाई बॉन्ड पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो रिंग के अंदर है उसको अपनी तरफ खींचे जा रहा है, बोलो ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल इतने इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसको खींच रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड इस NO2 के इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो खींच रहा है वो उससे बिल्कुल अलग है, राइट। अच्छा इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ये वाला NO2 भी खींच रहा है, लेकिन इसको ये वाला पाई बॉन्ड भी खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो NO2 के द्वारा कम खींचा जा रहा है इन कंपैरिजन टू द थर्ड कंपाउंड, सही है।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस आर एक्सटेंडेड से लग रहा है, इसमें माइनस आर क्रॉस से लग रहा है, एक्सटेंडेड से ज़्यादा लगता है, क्रॉस से कम लगता है, तो फर्स्ट में कम लगेगा, थर्ड में ज़्यादा लगेगा, तो थर्ड में ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, फर्स्ट में कम अनस्टेबल करेगा, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड कम स्टेबल होगा। दिस विल बी योर आंसर 4132। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। अगेन आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी निकालनी है। ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, कुछ भी छूट ना जाए ताकि हमारा, है ना, और हमें ऐसा ना लगे कि हाय यही रह गया, बस ये और हो जाता तो काम बन जाता। इसलिए आप सब अच्छे से कर लीजिए। चलिए, इन चारों में आपको लगानी है पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। सबसे पहले कोई भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो सारी है नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रेजोनेंसेस पॉजिटिव के, एक बार ये इधर जाके इधर आ जाएगा और फिर उसके बाद इधर जाके इधर आ जाएगा। सही है, दो रेजोनेंस और एक्सटेंडेड है दोनों। क्लियर? यहाँ पर केवल एक ही रेजोनेंस है, यहाँ पर जीरो रेजोनेंस है और यहाँ पर दो रेजोनेंस है। बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी दो रेजोनेंस, यहाँ पर भी दो रेजोनेंस, यहाँ जीरो रेजोनेंस, यहाँ वन रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुआ थर्ड, उसके बाद स्टेबल हुआ सेकंड। अब फर्स्ट और फोर में कैसे कंपेयर करोगे? तो बेटा फर्स्ट और फोर में हम कंपेयर वैसे देखा जाए तो नहीं कर सकते, फिर भी अगर जबरदस्ती करना तो वैसे तो फोर्थ और थर्ड लगभग, फोर्थ और फर्स्ट लगभग लगभग बराबर है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तो मैंने खुद से बना दिया, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। फोर्थ और फर्स्ट लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि दो रेजोनेंस इधर है, दो रेजोनेंस इधर है। फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो अगर आप इस पॉजिटिव को देखोगे तो इसके पास दो दो अल्फा एच है, लेकिन इस पॉजिटिव के पास एक भी अल्फा एच नहीं है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि फोर्थ वाला हल्का सा ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाले से, लेकिन लगभग लगभग जो फोर्थ और फर्स्ट में है वो बराबर स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो 4123 दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट सपोज आपके पास ये हो पॉजिटिव चार्ज इधर CH3, एक और बार देखिए पॉजिटिव चार्ज मैंने इधर ही रख दिया और CH3 को लगाया इधर, और एक और मॉलिक्यूल बनाया जिसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज इधर रख दिया और CH3 को बनाया इधर। अब इन सब में आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो बेटा देखिए, अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पर है, वो ऐसा नहीं बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हो तब उससे पॉजिटिव लगाओ, राइट? तो मैंने आपको बताया था जो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन होती है वो किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखी जाती है। अब यहाँ पर तो ग्रुप ही एक ही है CH3, और तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इस बेंजीन रिंग में कोई भी पोजीशन ऑर्थो, पैरा या मेटा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर CH3 का रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज नहीं है, यहाँ पर ये लोकलाइज्ड है। तो यहां से हमने एक और बात सीखी कि अगर कभी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही पॉजिटिव आ जाए तो इस पर ना तो किसी रेजोनेंस का इफेक्ट होता, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता, क्योंकि ये डीलोकलाइज नहीं, ये लोकलाइज्ड है। तो इसका मतलब मैं CH3 का केवल एक ही इफेक्ट देख सकता हूँ, दैट इज प्लस आई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, कल जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन सीखेंगे तब भी मैं यही कंसेप्ट लगाऊंगा। पहले मैं आपको बेंजीन पर एक ग्रुप लगाऊंगा, उस पर नेगेटिव लगाऊंगा, फिर सबके इफेक्ट चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं केवल और केवल डायरेक्ट बेंजीन पर नेगेटिव लगा दूंगा, तब उसके इफेक्ट चेक करूंगा, आंसर चेंज हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। तो अब आप देखें, पहले वाले में प्लस आई, दूसरे में प्लस आई, तीसरे में भी प्लस आई, पहले में प्लस आई ज़्यादा, तीसरे में प्लस आई कम, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ फर्स्ट, उसके बाद हुआ सेकंड, उसके बाद हुआ थर्ड। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो प्लस आई का एक्सटेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो इस तरीके से हमने ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखी। लगभग हम लोगों ने सारे टाइप के कार्बोकैटायन देख लिए। अब देखिए, मैं आपको एक स्पेशल कार्बोकैटायन दिखा रहा हूं, इसको समझिएगा और याद करिएगा। इसको बोलते हैं लोग साइक्लोप्रोपेन।
प्रोपाइल कैटाइन। साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन कैसा होता है? एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग होगी और उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पर क्या होगा? प्लस चार्ज। साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन। लोग बोलते हैं कि अगर 3 मेंबर की रिंग हो और उसके जस्ट बाहर एक कार्बोकैटायन आए तो ये एक्सेप्शनली, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है, हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल का मतलब कितना स्टेबल? बेटा ये आपका फिनाइल कैटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अब इसका कारण समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से देखना। देखो आप सभी को पता है कि ये जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग होती है इसमें बहुत तगड़ा स्ट्रेन है। बोलो सही है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है? ये वाला जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना होगा? किसी ने जरूर इसके पी ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल को इस तरीके से बेंड करा होगा और इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे इस बॉन्ड के, तभी तो ये बना होगा। क्योंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग अगर बनी है तो वो बॉन्ड को मोड़ने से बनी होगी। कायदे में तो ये ऐसे रहे होंगे, किसी ने पकड़ के इन बॉन्ड को पास पास लाए होंगे और इनको जोड़ दिया होगा, तब जाके ये रिंग बनी। तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा? इनके ऑर्बिटल भी मुड़ गए होंगे। कायदे में अगर ये वाला जो ऑर्बिटल था उसको ऐसे होना था, ये वाला जो ऑर्बिटल था उसको ऐसे होना था, और ये वाला जो ऑर्बिटल था उसको ऐसे होना था, है ना। लेकिन किसी ने क्या किया? इस ऑर्बिटल को इधर खींच के लाया, इस ऑर्बिटल को इधर खींच के लाया और दोनों को जोड़ दिया तो एक ये बॉन्ड बन गया, है ना। इस प्रकार से रहा होगा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो बॉन्ड है वो टूटने के लिए मर रहे हैं, है ना। तो इनको जैसे ही बाहर पॉजिटिव दिखता है ये क्या करते हैं पता है? ये अपने बेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। बेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट कर देते हैं? इस वेकेंट ऑर्बिटल में। और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है? ये वाला जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और चूंकि इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिले तो यहां पर बन जाता है बॉन्ड और यहां पर आ जाता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब यहां पर जो पहले प्लस था अब देखो वो खत्म हो गया, ये कार्बन क्या हो गया? न्यूट्रल। ये कार्बन क्या हो गया? न्यूट्रल। तो किसी ने पॉजिटिव को इतना स्टेबल किया, इतना स्टेबल किया, इतना स्टेबल किया कि वहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म ही हो गया, है ना। और इस स्टेबल करने का कारण क्या था? इस स्टेबल करने का कारण था इस रिंग के अंदर का स्ट्रेन, और इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए? इस रिंग का टूटना। यानी कि साइक्लोप्रोपाइल कैटायन हाईली स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग के बाहर जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइक्लोप्रोपेन रिंग अपने आप को तोड़ती है, उस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देती है। और ये जो फिनोमेना है, ये जो एक टाइप का रेजोनेंस हुआ या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इसको लोग क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला ये डांसिंग रेजोनेंस वगैरह क्या होता है, सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए कि साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाईली हाईली स्टेबल होता है, बस। क्लियर है? तो जैसे जैसे साइक्लोप्रोपाइल रिंग बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पॉजिटिव है, फिर मैंने क्या किया? एक रिंग ऐसे ली, एक रिंग ऐसे ले ली, यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया। फिर एक और देखो, एक रिंग ऐसे ली, एक रिंग ऐसे ली और एक रिंग ऐसे ले ली, यहाँ पर भी पॉजिटिव बना दिया। तो अब जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये और ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑर्डर रहता है, ठीक। तो हम सब कुछ सीख चुके, है ना। तो अब मैं आपको एक ग्रैंड स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवा रहा हूं कार्बोकैटाइन का। ग्रैंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है कार्बोकैटाइन दैट इज
CH3C डबल बॉन्ड ये, उसके बाद स्टेबल होता है CH3। अभी मैं इसका रीजन भी समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले लिख लो ये वाला। उसके बाद आपका स्टेबल होता है ये वाला कार्बोकैटायन, है ना। और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है इस कार्बोकैटायन से। इसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इस कार्बोकैटायन से। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है PHCH2 वाले कार्बोकैटायन से। अच्छा, इसमें भी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो। PHCH2 वाले से एक ज़्यादा स्टेबल और बोला था ना, अभी एक एक्सेप्शन आया था, ये वाला कार्बोकैटायन, है ना। फिर आएगा PHCH2 प्लस, उसके बाद आएगा आपका एलाइल कैटायन, बोलो, है ना। फिर उसके बाद ये वाला कार्बोकैटायन, उसके बाद CH3CH2 प्लस, उसके बाद CH3 प्लस, है ना। उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड पर प्लस, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे कार्बोकैटायन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखी है वो वाले, ये sp पर है, ये sp2 पर है, और ये sp3 पर है। फिर sp3 पर ही होते होते इसके पास 3 अल्फा एच आए, इसके पास 6 अल्फा एच आए, तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसके पास एक रेजोनेंस आया, इसके पास 5 रेजोनेंस आए, और इन दोनों में तो एक्सेप्शन था, तो यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लगाना। फिर उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल कैटायन वाले आए, वो कि फिनाइल रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों कार्बोकैटायन इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं? ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर इनको मिल रहा है प्लस आर, किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पर प्लस आर मिल रहा है किसका? नाइट्रोजन का। उसके होने से क्या हुआ, देखो, अगर ये वाला कार्बोकैटायन इधर चला जाए, इसको बोलते हैं एसाइल कैटायन। क्या बोलते हैं? एसाइल कैटायन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बन जाएगा आपका ये चीज, बोलो, ये बन गया। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर कोई पूछे तो यहाँ पर आप बोलोगे C पर प्लस है, यहाँ पर O पर प्लस है, O पर प्लस 3 बॉन्ड के साथ ऑक्टेट कंप्लीट है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये वाला जब रेजोनेंस बनाओगे तो बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड और NH प्लस। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो तो आपको पता लगेगा इन दोनों स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन जो था वो कूदकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर आया, जिसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बाकी जितने भी हमने स्ट्रक्चर देखे, सब में देखिए, सब में C प्लस ही है, और वो रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन करने के बाद भी एक नया C प्लस ही जनरेट कर रहे हैं। यानी कि पहले भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन या डांसिंग रेजोनेंस के बाद भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहा। तो इसका मतलब ऑक्टेट कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले में और दूसरे वाले में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी ये ग्रैंड स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा आई है। क्लियर है? और फिर उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि पीएच 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 3 पीएच तो सबसे ज्यादा स्टेबल, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी 3 साइक्लोप्रोपाइल से कम, है ना। सेम इसी प्रकार से 2 पीएच, इनकी स्टेबिलिटी 2 साइक्लोप्रोपाइल से कम, और अगर 1 पीएच हो तो इसकी स्टेबिलिटी 1 साइक्लोप्रोपाइल से कम। क्लियर है जी? तो ये आपका इस प्रकार से सारा का सारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कच्चा चिट्ठा हुआ खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइट। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।